डियर स्टूडेंट्स, तो आज क्वांटम मैकेनिक्स पे हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में आप लोगों ने काफी फेमस इक्वेशन है, नाम सुना भी होगा। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो जो ये श्रोडिंगर proposed the wave theory which is based on the assumption that the behavior of an electron in an atom can be described by an equation analogous to that used to describe the standing wave systems such as vibrating string fixed at both ends। मतलब क्या हुआ कि देखिए, श्रोडिंगर ने एक वेव थ्योरी जो है प्रपोज की थी, और वो किस चीज पर बेस्ड थी? वो एक एजम्पशन पे बेस्ड थी। और वो एजम्पशन क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, जो एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर है, मतलब एटम में प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन, और उस इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर है उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एक इक्वेशन की हेल्प से। और वो इक्वेशन कौन सी होगी? वो बिल्कुल इक्वेशन वैसी बिल्कुल सिमिलर होगी उस इक्वेशन के जो हम स्टैंडिंग वेव सिस्टम्स के लिए यूज कर लेते हैं। अब ये स्टैंडिंग वेव सिस्टम क्या होगा? स्टैंडिंग वेव वो होती है कि अगर मान लीजिए हमने एक एंड ये है और एक एंड ये है, इस एंड पर हमने कोई स्ट्रिंग को यानी कोई डोरी को हमने फिक्स कर दिया, ठीक है, और वो डोरी हमने इस तरह से बांध दी इस पर, ठीक है, दोनों एंड पर वो फिक्स है। आप इस डोरी को यहाँ से खींचेंगे नीचे से तो क्या होगा? इसमें वाइब्रेशन होगी, बस वही, यानी इसमें वेव्स डेवलप होंगी। तो बस ऐसी एक स्ट्रिंग के लिए अगर हम कोई स्टैंडिंग, मतलब ये स्टैंडिंग वेव मानी जाएगी, और इसके लिए हम जो इक्वेशन देते हैं, बस वही इक्वेशन हमने ये श्रोडिंगर ने ये कहा कि वो जो बिहेवियर होगा उस वेव का, वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर से हम उसको कंपैरिजन कर सकते हैं या सिमिलर मान सकते हैं उसको, ठीक है। और इसने ये जो इक्वेशन डेवलप की अपनी, उसमें क्या क्या चीजें यूज की थी? एक तो ये यूज किया था अपना वेव पार्टिकल डुअलिटी। वेव पार्टिकल डुअलिटी से क्या मतलब है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो पार्टिकल होता है हमारा, जैसे यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा वेव नेचर भी होगा, यानी कि दोनों बिहेवियर हमें वहां मिलते हैं, तो इसलिए हम वेव पार्टिकल उसे डुअलिटी कह रहे हैं। और उसने यूज की क्लासिकल वेव इक्वेशन। तो ये दोनों चीजें उसने अपनी इस इक्वेशन को प्रपोज, जब वेव थ्योरी प्रपोज की थी, तो उसमें ये दोनों चीजें उसने यूज की थी। अगर हम इस कंसेप्ट को समझें, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट involved, consider a wave traveling in a string along the x-axis with the velocity v। यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया हुआ भी है कि इसको सब पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए हमने क्या करा है, एक वेव को कंसिडर किया है। ये वाली जो वेव है, ये जो यहाँ से यहाँ डॉटेड लाइन से यहाँ देख रहे होंगे, और ये वेव जो है मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी को हम v से डिनोट कर रहे हैं, ठीक। अब इसमें क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एम्पलीट्यूड है इसका वाई एम्पलीट्यूड, मैंने आपको क्या बताया था कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव। तो ये जो एम्पलीट्यूड है, इसको हम एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं। यहाँ पर ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, और यहाँ जो है ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड है, ठीक। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एट एनी टाइम t इज द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट x। यानी जो एम्पलीट्यूड है वो डिपेंड कर रहा है t पर और x पर, यानी डिस्प्लेसमेंट पर और टाइम पर, ठीक। एंड द एप्रोप्रिएट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द वेव मोशन कैन बी गिवन एज। और इसके लिए हम जो ये हमारी वेव है, इसके लिए हम क्या इक्वेशन, यानी वेव जो मोशन है, इसके लिए हम क्या डिफरेंशियल इक्वेशन दे सकते हैं? तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/v², फिर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। तो ऐसी वेव मोशन के लिए हमने एक इक्वेशन इसमें दी, ठीक। अब यहाँ पर v क्या दिखा रहा है? v दिखा रही है कि वेलोसिटी ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स, यानी वेव की वेलोसिटी को हम v से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ y, यानी जो एम्पलीट्यूड है, वो डिपेंड करेगा दो वेरिएबल्स पर, डिपेंड करता ही है x एंड t, ठीक है। तो दो वेरिएबल्स हैं अगर यहाँ पर, तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन में बी सॉल्व्ड बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। तो इन वेरिएबल्स को हम अगर सेपरेट करेंगे, तो उससे हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम ये कह रहे हैं, जब हमने ऊपर ये बोला कि y जो है डिपेंड कर रहा है दो वेरिएबल्स पर, x या t पर, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t। तो इस y को हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? हम इस तरह से दिखा सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड जी टी, ठीक है, एफ एक्स डॉट जी टी। तो यहाँ पर एफ एक्स क्या है? एफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट x ओनली, क्योंकि हमने खाली x कोऑर्डिनेट की बात की है, तो fx यहाँ पर फंक्शन है कोऑर्डिनेट x का। और जो gt है, इज अ फंक्शन ऑफ टाइम,
only. ठीक है, so the nature of the function gt can be understood by taking the example of stationary or standing wave. तो अगर हमें gt के नेचर को समझना है तो उसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया है अपना स्टैंडिंग वेव का, या हम इसको स्टेशनरी वेव भी बोल देते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि स्टैंडिंग वेव को अगर हमें क्रिएट करना है तो हमें उसे दो पॉइंट्स के बीच में फिक्स कर दिया, जैसे कि स्टैंडिंग वेव इज क्रिएटेड इन अ स्ट्रिंग फिक्स बिटवीन टू पॉइंट्स के बीच में उस डोरी को हमने फिक्स कर दिया विद अ वेव ट्रैवलिंग इन वन डायरेक्शन। तो अगर हमने यहां और यहां, अरे बाप रे फिर से कुछ, ये भाई ये हमने दो पॉइंट लिए और इसके बीच में एक डोरी को सपोज बांध दिया, ठीक है। अब अगर इसमें हमें वेव को क्रिएट करना है तो हम इस डोरी को यहां से खींच देंगे, जब खींचेंगे तो क्या होगा, इसमें एक वेव डेवलप हो जाएगी। और जब वेव डेवलप हो जाएगी तो किस तरह से चल रही है, वेव चल रही है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे चली यहाँ पहुंची, ठीक। और जैसे ही वो यहाँ पहुंची फिर ये यहाँ से वापस आएगी, ठीक है। तो वो यहाँ पर इसका मूवमेंट यहाँ शो कर रखा है कि ये दो एंड्स है, इधर वाला एंड है और इधर वाला एंड है। तो वेव ने जब ये मूवमेंट शुरू किया तो ये इस तरह से चलना शुरू हुई, ठीक है। और जैसे ही वो दूसरे एंड पे पहुंची तो फिर वो वापस आती है वहां से, लेकिन विद नेगेटिव एम्पलीट्यूड। नेगेटिव क्योंकि जब वापस आएगी तो वो यहाँ से आएगी वापस, ऊपर जब जा रही थी तो ऐसे शुरुआत यहाँ से हुई थी ऊपर की साइड से, जब वापस आ रही तो नीचे की साइड से आ रही। तो जब चली थी तो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड था, जब वापस लौटी तो नेगेटिव एम्पलीट्यूड के साथ वो वापस लौटेगी, वेलोसिटी उसकी सेम रहेगी। तो व्हेन इट स्ट्राइक्स द अदर एंड इट गेट्स रिफ्लेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी बट इन नेगेटिव एम्पलीट्यूड, दिस वुड क्रिएट वाइब्रेशन इन दैट स्ट्रिंग। तो उसी इसी की वजह से उस स्ट्रिंग में जो है वाइब्रेशन जो है क्रिएट हो जाती है। ऐसे वेव मोशन के लिए हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे सकते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जी टी इज इक्वल टू ए साइन टू पाई न्यू टी। बेटा यहाँ पर ये न्यू है, इस चीज को ध्यान रखना। इसमें ना वी और न्यू आपको एक जैसा लगेगा लेकिन ये न्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू क्या हो जाएगा, न्यू इज द, क्योंकि वाइब्रेशन है तो इसलिए वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होगी, तो इज द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एंड ए इज अ कांस्टेंट। यहाँ पर एक कांस्टेंट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो उसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं ऐसे वेव मोशन के लिए, जी टी जो हमने दिखा दिया यहाँ पर, ठीक। अच्छा अब क्या कर रहे हैं हम, इसके बाद है इक्वेशन फॉर वाई, यानी कौन सी इक्वेशन, हमारी इक्वेशन जो टू थी। इक्वेशन टू क्या थी, y इज इक्वल टू एफ एक्स और जी टी, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, जी टी की जो वैल्यू थी बस वो पुट कर देंगे, तो एफ एक्स तो हमारा एज इट इज रहेगा और ए साइन टू पाई न्यू टी हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर फोर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक। और अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इतना काम करना है, डेल अपॉन डेल टी। तो हम इसका मतलब हो जाएगा कि हमने इस y को डिफरेंशिएट किया है, तो उसको हमने ऐसे लिख दिया, डेल y अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, अब एफ एक्स, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में हम अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो जिस जहां पर अब हम आगे बढ़ रहे हैं, एफ एक्स में कहीं पर भी कोई टी नहीं है तो ये डिफरेंशिएट होगा नहीं, तो एज इट इज रहेगा एफ एक्स। अब ए साइन टू पाई न्यू टी में टी है हमारा और ए हमारा कांस्टेंट है तो ए भी डिफरेंशिएट नहीं हो रहा, तो ये हम एज इट इज रख देंगे। तो अब हमारा क्या बचा, साइन टू पाई न्यू टी। अब साइन टू पाई न्यू टी को अगर हम डेल अपॉन डेल टी कर रहे हैं, ठीक है, और इज इक्वल टू हम लिख रहे हैं साइन टू पाई न्यू टी, ठीक। तो जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं उसको छोड़कर बाकी सब कुछ क्या हो जाता है, वो कांस्टेंट होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस टू पाई न्यू टी डॉट टू पाई न्यू। अब ये कैसे आया, अरे बाप रे ये चल क्यों नहीं रहा है, कहाँ गड़बड़ होगी। चला ये बेटा न्यू है यहाँ पर, आगे चल ही नहीं रहा है वो। तो वो कैसे आया हमारा, मैंने आपको बताया था डी अपॉन डी एक्स क्या हो रहा है, आज आज फिर से कुछ गड़बड़ हो रही है, ये लाइनें आई जा रही हैं, डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स। इसका ये मैंने पता नहीं क्यों लगा दिया, डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए कॉस ए एक्स, कि एक्स के अलावा और कुछ भी है वो कांस्टेंट होता है और उस कांस्टेंट से हम क्या करते हैं, उस कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं और फिर साइन ए एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस ए एक्स हम लिख दिया। तो बिल्कुल वही हुआ क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया था, तो जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको छोड़कर बाकी जो कुछ लिखा हुआ है, ये जो चीज है ये हमारी कांस्टेंट हो गई, तो बस इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है बिल्कुल इसे। तो a cos ax वाले फॉर्मूला से हम इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक। अच्छा ये हमने लिखा और ये टू पाई न्यू हमारा फिर से वो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, फिर से हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अरे भाई आज क्या लाइनें ही लाइनें, इसको मैं सब कुछ इरेज करती हूँ बेटा पहले। तो अब हम क्या करेंगे इसमें,
फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डेल बाय डेल टी हमने फिर से लगाया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, ये एफ एक्स ए तो हमारा एज इट इज रहेगा, वो हमने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया। ठीक, अब क्या बचा, कॉस टू पाई न्यू टी, तो अब कॉस टू पाई न्यू टी का डिफरेंशिएशन होगा, कॉस टू पाई न्यू टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हमने यहाँ स्टार्टिंग में लगाया साइन टू पाई न्यू टी, और जो ये टू पाई न्यू है फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो टू पाई न्यू ऑलरेडी यहाँ पर है, एक टू पाई न्यू यहाँ से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा फोर पाई न्यू स्क्वायर। तो ये हमने क्या फॉर्मूला लिया है, डी बाई डी एक्स और cos ax। ठीक, तो इसको हम क्या करते हैं, माइनस ए और साइन ax। ठीक, तो बस आप x की जगह t समझ लीजिए इसको, जिसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि मैंने जैसे बताया अभी वैसे ही करना है आपको, तो ये आप समझ जाएंगे कि किस तरह से हमने इसको किया है। ठीक, इसी को हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे, तो हमारा माइनस साइन एज इट इज रहा, फोर पाई न्यू स्क्वायर को हम आगे लिया है, एफ एक्स हमारा एज इट इज है, और ए साइन टू पाई न्यू टी किसके बराबर था, जीटी के बराबर था। अभी अभी हमने लास्ट इक्वेशन देखी थी, वो जीटी के बराबर ए साइन टू पाई न्यू टी, जो हमारी वेव मोशन के लिए निकल के आई थी, तो इसलिए हमने इसकी जगह हमने यहाँ पर जीटी लिख दिया। अब ठीक ऐसे ही हम डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले हमने टी के रिस्पेक्ट में, के जो दो वेरिएबल्स है उन्हीं के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट किया है, तभी हम उस इक्वेशन को जो है सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो अब क्या लिखेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स वाई, क्योंकि अब हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसलिए हमने एक्स को नीचे लिखा, तो जीटी में तो कुछ एक्स है ही नहीं, तो जीटी तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, और एफ एक्स के आगे हमने क्या कर देना है कि डेल अपॉन ये हम इक्वेशन, और किसको कर रहे हैं हम, वो वाली हमारी जो इक्वेशन थी जो हमने लिखी थी ना, y इज इक्वल टू हमारा एफ एक्स और जीटी जो था। ठीक है, तो उसमें जीटी तो ऐसा ही, ऐसा का ऐसा ही रहेगा, जो एफ एक्स बचा है बस उसको डेल अपॉन डेल एक्स हमने लिख दिया है। तो ये डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 को, फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये जीटी रहेगा। और यहाँ पर भी एक बार इसी के आगे अगर मैं डेल बाय डेल एक्स लिख दूं, तो उसको लिखेंगे तो पूरा खोल के कैसे लिख सकते हैं हम, डेल स्क्वायर हो जाएगा, डेल स्क्वायर एफ एक्स हो जाएगा, और नीचे क्योंकि यहाँ पर भी एक डेल एक्स है और ये भी डेल एक्स है, तो डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास क्या आ गई है, डेल स्क्वायर साई, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर और डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं, तो इन इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, और हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, ये थी। तो डेल स्क्वायर वाई की भी वैल्यू आ गई और डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर की भी वैल्यू आ गई, तो ये दोनों वैल्यूज बस हमें पुट करनी है। और जब हमने पुट की तो ये पहले हमारे ये डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की लिखी, वन अपॉन वी स्क्वायर तो एज इट इज है ही उस इक्वेशन में, और फिर हमने डेल स्क्वायर अपॉन, सॉरी, जो भी हमारी ये वैल्यू थी डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर की वैल्यू जो थी वो हमने यहाँ पर एज इट इज लिख दी। ठीक, अब इसी इक्वेशन को मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले गई हूँ, ये वाली इक्वेशन जो लास्ट स्लाइड में नीचे वाली इक्वेशन थी वही मैंने एज इट इज लिखी। अब क्या करेंगे, ये वाले जीटी से ये जीटी जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो जो बाकी जो बचेगा वो हमने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा, ये न्यू स्क्वायर है, कभी आप इसे वी स्क्वायर समझ लें, ये भी न्यू स्क्वायर है और ये भी न्यू स्क्वायर है। ठीक है ना, ये तो वी स्क्वायर है, सॉरी मैं ही कंफ्यूज हो रही हूँ, क्योंकि ये वन अपॉन वी स्क्वायर है, ये तो वी स्क्वायर है, और ये हमारा न्यू स्क्वायर है। ठीक है, तो पता चला आपने दोनों को ही बी समझ के दोनों को कैंसिल कर दिया, तो ऐसा मत कीजिएगा। तो इक्वेशन 7 इज नाउ टाइम इंडिपेंडेंट। अब आप देख रहे हैं इक्वेशन 7 में कहीं पर भी टाइम टी नहीं आया है, तो जब टी नहीं आया तो उसका मतलब टाइम से इंडिपेंडेंट हो गई, सिर्फ एक्स पर वो डिपेंड कर रही है, एंड देयरफॉर शोज द एम्पलीट्यूड डिपेंडेंस ओनली अपॉन द कोऑर्डिनेट एक्स। तो अब जो एम्पलीट्यूड था वो हमारा सिर्फ कोऑर्डिनेट एक्स पर डिपेंड कर रहा है, सिंस c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। अब ये न्यू है बेटा, आपने देखा होगा न्यू इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, c अपॉन लैम्डा लिखते हैं, तो c इज इक्वल टू हम न्यू लैम्डा लिख सकते हैं। ठीक, तो द वेलोसिटी ऑफ वेव कैन आल्सो बी रिप्लेस्ड बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक, ऐसे ही हमने क्या करा, जब हम c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जब हम इसकी जगह न्यू लैम्डा लिख सकते हैं, तो c लाइट की वेलोसिटी है, और हम अपनी क्योंकि वेव की बात करें तो v की, वो जो वेव की वेलोसिटी हमने v लिखी, और v इज इक्वल टू हम न्यू लैम्डा भी लिख सकते हैं। ठीक, तो जो ये v स्क्वायर है, यहाँ पर हम v की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो जब v की वैल्यू को पुट करेंगे तो वो हो जाएगी न्यू स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर। क्योंकि ये न्यू स्क्वायर बन चुका है, तो ये न्यू स्क्वायर से ये न्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या बचेगा, फोर पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर और एफ एक्स। ठीक है,
यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एफ एक्स इज रिप्लेस बाय वेव फंक्शन, हमने एफ एक्स को रिप्लेस कर दिया एक वेव फंक्शन साई से, तो बस इस एफ एक्स की जगह हमने इस साई को लिख दिया। अपॉन इंट्रोड्यूसिंग डी ब्रोगली इक्वेशन, और डी ब्रोगली इक्वेशन क्या थी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ठीक है, ये वी है। तो अब अगर यहाँ पर हम लेमडा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करें तो लेमडा स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर। तो बस हमने क्या करा, लेमडा स्क्वायर जब हम यहाँ पर एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर लिखेंगे तो बस वो एम स्क्वायर वी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो हमने उसको ऊपर लिख दिया। अब इसी इक्वेशन को मैं नेक्स्ट स्लाइड में फिर से लिख दिया है, तो ये वाली इक्वेशन हमने वहां से ली। अच्छा, हाँ एक सेकेंड, यहाँ पर ये बिल्कुल सेम वैल्यू आई थी ना हमारी, बस उसी क्वेश्चन को मैंने वहां लिखा। ये जो हमारा राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है ये पूरी वैल्यू, इसको जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगी तो ये प्लस में हो जाएगा, तो मैंने इसे प्लस में लिखा और इज इक्वल टू हमारा जीरो आ गया। अब क्या कर रहे हैं हम, फर्दर मोर एज द टोटल एनर्जी ई ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल की अगर हमें टोटल एनर्जी निकालने करना है, टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी हो गई उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी पार्टिकल की, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी को हम वी से डिनोट करते हैं। तो ई क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस वी, ठीक है। अच्छा, और अब ई माइनस वी, अगर मैं इस v को इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, ये e माइनस वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, फिर ये 2 जो है यहाँ ले जाए तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं e माइनस वी को, और ये एम वी स्क्वायर के इक्वल हो गई। बस अब ये जो एम वी स्क्वायर की वैल्यू मिली है इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर एम स्क्वायर वी स्क्वायर लिखा है, तो देखो इस इक्वेशन को अगर मैं ऐसे लिखूं 4 स्क्वायर, फिर मैं m को छोड़ दूं, तो क्या मुसीबत आ रही है ये आज, एम वी स्क्वायर और अपॉन एच स्क्वायर, बस इस एम वी स्क्वायर की जगह हम ये 2 मल्टीप्लाई बाय ई माइनस वी लिखेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इस इक्वेशन में यहाँ पर ये 4 तो ऑलरेडी है, इसकी जगह मैं 2 ई माइनस वी, तो 2 से तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा, 4 इंटू 2 हमारा 8 होता है। तो आगे क्या बचेगा, 8 पाई स्क्वायर एम बचेगा, तो 8 पाई स्क्वायर एम मैंने लिख दिया अपॉन एच स्क्वायर तो एज इट इज है, और ई माइनस वी भी हमारा एज इट इज रहेगा, तो ई माइनस वी और साई तो यहाँ ऑलरेडी है ही, तो ये हमने साई को यहाँ पर लिख दिया इज इक्वल टू जीरो, ठीक। ये तो हमारी हो गई वन डायमेंशन के लिए। अगर हमें थ्री डायमेंशन, क्योंकि हमने सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट यूज किए थे, अगर हम एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स देखें यानी तीनों डायमेंशंस लें, तो हम साई एक्स वाई जेड को हम कैसे लिख सकते हैं, ये वाली इक्वेशन में बस डेल एक्स स्क्वायर साई के साथ, फिर डेल स्क्वायर डेल अपॉन वाई स्क्वायर साई के साथ, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, हमने तीनों कोऑर्डिनेट्स के साथ लिखा, सेम आगे सब कुछ सेम रहा, ठीक। तो बस ये जो इक्वेशन 12 हमारी निकल के आई, इसी को हम बोल देते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है, which has been used to solve a number of problems related to atomic and molecular structure। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बेटा। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम अपने वही बताया हुआ है भी कि एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में काफी सारा जो है प्रॉब्लम्स जो है अपनी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन से हमें साई को जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम साई की वैल्यू जो है यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक। और ये साई की वैल्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि अगर हमें एक बार साई मालूम पड़ जाए, मैंने आपको बताया था साई क्या होता है, साई हमारे पार्टिकल की फिजिकल स्टेट को शो करता है। एक बार अगर हमें साई मालूम पड़ जाए तो समझ लीजिए हमें सब कुछ मालूम पड़ गया अपने पार्टिकल के बारे में, उसकी हेल्प से हम एनर्जी निकाल सकते हैं, उसकी हेल्प से हम उसकी पोजिशन निकाल सकते हैं। तो साई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हम साई की बहुत सारी वैल्यूज को मतलब बहुत वैल्यूज को निकाल सकते हैं। और इसी इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको अभी इक्वेशन लिख के दिखाई थी, सब जगह यहाँ पर साई साई लिखा हुआ था, बस उसी साई को हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है, साई को कॉमन, क्योंकि जब इस साई को अंदर ले जाएंगे तो वैसे ही हो जाएगा, ठीक। तो बस यहाँ पर ये सब नहीं लिखा, मतलब साई मैंने आपको बताया कि साई को सिर्फ हमने बाहर निकाला। एक सेकेंड से इरेज करती हूँ, ठीक है। और बाकी सारी इक्वेशन रहेगी, तो जो ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको हम डेल से शो कर सकते हैं, डेल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो डेल स्क्वायर हमारा क्या होता है, लाप्लेसियन ऑपरेटर बोलते हैं हम इसको, और डेल स्क्वायर को हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, ये जो इक्वल होता है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। तो श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन इज अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। श्रोडिंजर इक्वेशन को अगर हम देखें कि सब कुछ स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इट हैज सेवरल सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें साई के बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं फॉर द एम्पलीट्यूड फंक्शन साई, लेकिन वो सारे सॉल्यूशंस जो है एक्सेप्टेबल नहीं होते, यानी साई की सारी वैल्यूज एक्सेप्टेबल नहीं होंगी, खाली वो वैल्यूज एक्सेप्टेबल होंगी
और उनका सिग्निफिकेंस होगा विच कॉरस्पॉन्ड टू सम डेफिनेट वैल्यू ऑफ द टोटल एनर्जी ई। देखो साई के कॉरस्पॉन्डिंग हमें कुछ टोटल एनर्जी की वैल्यू मिलती है, या ई के कॉरस्पॉन्डिंग हमें साई की वैल्यूज मिलती है। तो जो ये साई की वैल्यूज होंगी जो ई के कॉरस्पॉन्डिंग होगी, उन वैल्यूज को तो हम कहेंगे कि वो आइगन फंक्शंस है, और साई के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे ई की वैल्यू होंगी उनको हम बोलेंगे आइगन वैल्यूज। तो सच वैल्यूज ऑफ द टोटल एनर्जी ई आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज। मैंने आपको पहले भी बताई थी कि देखो हमारी आइगन इक्वेशन क्या थी, ये ए ऑपरेटर साई इज इक्वल टू ए साई। हमने कोई ऑपरेटर अपने साई पर अप्लाई किया तो ये साई तो हमें एज इट इज मिल गया, और फिर यहाँ जो कांस्टेंट मिला, तो जब ये साई हमें वैसा का वैसा ही वापस मिल जाए तो इस साई को हम आइगन फंक्शन बोल देते हैं, और ये जो कांस्टेंट होता है इसको हम आइगन वैल्यू बोल देते हैं। ठीक है, तो यही चीज यहाँ लिखी हुई है कि कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज वैल्यूज ऑफ ई, जो हमारी ई की वैल्यू है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ साई की वैल्यूज होंगी। वी हैव सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन साई, जिनको हम आइगन फंक्शंस बोल देते हैं। तो आइगन फंक्शंस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन विल बी दोज which must satisfy the following condition। तो सारे फंक्शंस आइगन फंक्शंस नहीं होते हैं, आइगन फंक्शंस होने के लिए उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस भी मैंने आपसे पोस्टुलेट्स में डिस्कस की थी। तो साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, साई जो है सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ये सब कुछ बेटा मैं डिस्कस कर चुकी है पोस्टुलेट्स में। ठीक है, वहां आप देख लीजिएगा, और अगर आप देखते ही आ रहे हैं तो फिर आपको पता भी होगा। एंड मस्ट बिकम जीरो एट इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पर साई जो है वो वैनिश होना चाहिए, जीरो होती है इन्फिनिटी पर उसकी वैल्यू। ठीक, अब देख लेते हैं कि अदर फॉर्म्स ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हमने एक फॉर्म तो देखी जो अभी हमने थ्री डायमेंशन के लिए मैंने आपको दिखाई, उसके अलावा और भी तरीके से हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो जो हमारी इक्वेशन 13 थी उसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इक्वेशन 13 हमारी क्या है, ये वाली डेल स्क्वायर साई प्लस ये वाली। ठीक है, इसमें हमने सिर्फ इतना क्या चेंज किया है कि जो वो हमारी ये जो वैल्यू थी ना, ये वाली पूरी वैल्यू, इसको हम इज इक्वल टू से दूसरी तरफ ले गए, लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड ले गए। क्योंकि ये यहाँ प्लस में है तो उधर जाकर ये माइनस में हो जाएगी, तो हमने इसीलिए इसको माइनस में लिख दिया यहाँ पर। ठीक, और फिर हमने क्या करा, देखो ये जो पूरा क्वांटिटी है, ये वाली पूरी क्वांटिटी मल्टीप्लीकेशन में है, इसको अगर हम इज इक्वल टू से इधर ले जाए, यानी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाए, तो क्या हो जाएगी, ये एच अपॉन करके लिख सकते हैं ना इसको, एच स्क्वायर ऊपर हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर एम, जो जनरल सी मैथ है ये आपको आती होगी, तो डेल स्क्वायर साई ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, फिर हमने क्या करा, ई माइनस वी को इस साई से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी साई को हम अंदर ले गए तो ये ई साई वी साई हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, बस इस माइनस वी साई को हम इज इक्वल टू से इधर ले गए, तो ये माइनस था इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर भी साई है यहाँ पर भी साई है, बस इस साई को हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, इज इक्वल टू ई साई। ये वाली जो एक्सप्रेशन है जो हमारी ये ब्लू वाले स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी हुई है, इसको हम बोल देते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, और इसको हम एच कैप से डिनोट करते हैं। तो इस पूरे की जगह मैं एच कैप लिख दूं तो हमारी ये बन जाएगी, ये हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की एक नेक्स्ट फॉर्म है, और बहुत इंपॉर्टेंट, जनरली हम इसी को लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म है तो इसलिए ये हम कई बार इसको यूज करते हैं, आप देखेंगे भी। तो ये हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकल के आई। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या, ये बात मैंने आपको तब भी बताई थी जब मैंने पोस्टुलेट समझाए थे कि ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है। इसमें काइनेटिक एनर्जी पार्ट है हमारा, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को तो हमें सिस्टम की एनर्जी जो है निकल के आती है इससे। तो सिस्टम की अगर हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में हमारा काइनेटिक एनर्जी पार्ट आता है और हमारा पोटेंशियल एनर्जी पार्ट आता है। ठीक है, तो ये जो पूरा हो गया ये हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हो जाता है, और ये हमारी फॉर्म जो निकल के आई वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की निकल के आई। अब हम देख लेंगे इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हमारे वेव फंक्शन का, यानी जो साई है हमारा। तो for a particle like an electron, wave function psi represents an amplitude of the electron wave at any instant of time when the coordinate of the electron are x, y, z। तो हमारा जो psi था, जो हमने वेव से इलेक्ट्रॉन को शो किया हुआ था, तो वो साई जो है रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, वो उस इलेक्ट्रॉन वेव के एम्पलीट्यूड को, एम्पलीट्यूड मैंने आपको बताया हुआ है, आपको पता ही होगा वेव का एम्पलीट्यूड ये जो हम दिखाते हैं ना इस तरह से, ये जो एम्पलीट्यूड है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है वेव का, उसको हम एम्पलीट्यूड से शो करते हैं। तो ये हमारा साई है। ठीक है, तो साई जो है रिप्रेजेंट कर रहा है वेव के एम्पलीट्यूड को किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर, और इसी ये डिपेंड करता है, साई जो है फंक्शन होता है एक्स का और टी का, तो हम इसको इस तरह से कई बार लिख देते हैं कि साई डिपेंड करता है एक्स कोऑर्डिनेट पर और टाइम टी पर। ठीक है, ये सब कुछ बेटा मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। However, it was suggested by Max Born that just as in case of light or sound,
जैसे कि लाइट और साउंड के केस में क्या होता है, तो स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, लाइट और साउंड भी वेव ही तो है, तो उन वेव का जो एम्पलीट्यूड का अगर हम स्क्वायर कर दें, तो वेव एम्पलीट्यूड का अगर हम स्क्वायर करें किसी पॉइंट पर, उससे क्या मिलता है, गिव्स द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट और साउंड एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर हमें उस लाइट या साउंड की इंटेंसिटी मिलती है। तो द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ठीक इसी तरीके से सिमिलर वे में स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव, यानी एम्पलीट्यूड, इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, साई, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, साई स्क्वायर। तो किसी पॉइंट पर ये क्या दे रहा है, ठीक वैसे ही जैसे किसी पॉइंट पर अगर हम लाइट या साउंड वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करने से हमें लाइट या साउंड की इंटेंसिटी मिलती है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन वेव के एम्पलीट्यूड को स्क्वायर करने से हमें इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मिल जाएगी वहां पर, ठीक है, ऐसा मैक्स बॉर्न ने कहा था। हाउएवर, कीपिंग इन व्यू द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट मे बी इंटरप्रेटेड एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट, यानी इसी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ये भी कह सकते हैं, ये मान सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोल रहा था कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम ना उस पार्टिकल का एग्जैक्ट जो है या तो पोजीशन बता पाएंगे या मोमेंटम, दोनों को हम एक साथ नहीं बता सकते, क्योंकि हमें पार्टिकल के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी की, मैंने बताया था आपको कई बार, हम सिर्फ पार्टिकल को हम डेफिनेटली बता सकते हैं कि वो इसी पॉइंट पर प्रेजेंट है, हम वहां पर सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि हाँ उस पार्टिकल के प्रेजेंट होने की संभावना है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी साई स्क्वायर जो है उसको हम ये बता सकते हैं कि उसको हम इक्वल मान सकते हैं कि वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसीलिए आगे लिखा हुआ है द साई स्क्वायर एट एनी पॉइंट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट। तो साई स्क्वायर क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। और इस साई स्क्वायर को इसीलिए हम बोल देते हैं ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है, ठीक है। बट द प्रोबेबिलिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के, तो द साई स्क्वायर गिव्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट एनी गिवन पॉइंट। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि साई स्क्वायर जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंस द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस विच रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड एन ऑर्बिटल। और ये बात हमें पता है कि न्यूक्लियस, अगर हमारा ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, कहां पर वो प्रेजेंट हो सकता है, उन्हीं को हम ऑर्बिटल्स बोलते हैं। हम यही तो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो जो ये जो हम अलग अलग ऑर्बिटल्स बनाते हैं कि सब जगह नहीं प्रेजेंट होगा लेकिन कुछ पर्टिकुलर जगहों पर वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इनको, इन्हीं को हम जो है वो ऑर्बिटल बोलते रहे हैं। तो वो जो रीजन्स यानी न्यूक्लियस के अराउंड जो ये जगह है जो रिप्रेजेंट कर रही है इलेक्ट्रॉन, हम यही तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, या यहाँ पर फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है उस जगह को हम ऑर्बिटल बोलते रहे हैं। तो इसीलिए हम इस वेव फंक्शन को जो हमने इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा है इसको हम कई बार ऑर्बिटल वेव फंक्शन या हम इसको सिंपली एटॉमिक ऑर्बिटल भी बोल देते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जहां पर सबसे ज्यादा होगी बस उस जगह को हमने वो ऑर्बिटल बोल दिया। और जनरल भाषा में हम ये बोल देते हैं ना कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक। अच्छा, फर्दर इट मे बी नोटेड दैट साई मे नॉट ऑलवेज कम आउट टू बी रियल। अब साई हमेशा, जब भी हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हमें साई हमेशा रियल मिले, रियल वैल्यू मिले, वो इमेजिनरी भी हो सकता है। तो इमेजिनरी वैल्यू और रियल वैल्यू, हालांकि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है साई की, सिर्फ रियल वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। हमें इमेजिनरी वैल्यू से कोई फायदा नहीं होता। तो इन सब केसेस कम आउट टू बी इमेजिनरी, तो कुछ केसेस में इमेजिनरी भी आती है। इमेजिनरी का मतलब मैंने आपको बताया भी था, इमेजिनरी का मतलब है उसमें कहीं ना कहीं आई जरूर प्रेजेंट होगा। आई को हम कैसे दिखा सकते हैं, आई इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू माइनस वन। ये क्वेश्चन मैंने आपसे कहा भी था, इसको जरूर याद रखना बेटा। तो आई जहां पर भी, जिस भी वेव फंक्शन में आई इन्वॉल्व हो जाएगा इसका मतलब वो उसकी इमेजिनरी वैल्यू है। तो देन साई स्क्वायर में भी रियल और इमेजिनरी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर द साई। ये बात भी बिल्कुल सही, जब साई हमारा रियल या इमेजिनरी हो सकता है तो साई स्क्वायर भी हमारा रियल या इमेजिनरी होगा। लेकिन however, since the probability of finding a material particle at any point in space must always be real, लेकिन
पार्टिकल के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी किसी मतलब स्पेस में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी हमेशा रियल होनी चाहिए, तभी तो हम उसको स्टडी कर रहे हैं। अब वो इमेजिनरी होगी तो हमारे लिए क्या फायदेमंद होगी, तो वो तो रियल होनी चाहिए। अब वो रियल होनी चाहिए तो इसलिए हम क्या करते हैं, साई स्क्वायर की जगह पर हम साई साई स्टार यूज करते हैं। साई स्टार मैंने आपको बताया था, साई स्टार इज एन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द साई। इसका फायदा क्या होगा, साई स्क्वायर की जगह साई साई स्टार यूज करने का फायदा ये होगा बेटा कि जो साई की वैल्यू हमारी रियल वैल्यू, जो इमेजिनरी वैल्यू है, वो हमारी रियल वैल्यू में चेंज हो जाएंगी। कैसे, वो अभी हम देखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है साई स्टार साई का, और इसको हम कैसे ऑब्टेन कर देते हैं कि अगर आई है हमारा तो उसको हम माइनस आई लिख दें। मतलब मैंने आपको बताया था, अगर साई की वैल्यू में कहीं पर भी आई इन्वॉल्व हुआ है तो साई स्टार क्या हो जाएगा, वो माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, साई की वैल्यू कहीं पर माइनस आई होगी तो साई स्टार क्या हो जाएगा, वो प्लस आई हो जाएगा। तो अगर कहीं पर भी आई प्रेजेंट होता है तो साई की वैल्यू में बस उस माइनस आई की जगह प्लस आई या प्लस आई की जगह माइनस आई रहता है। जो रियल वैल्यूज होती हैं वो तो एज इट इज रहती है, चाहे आप साई लिख लो चाहे साई स्टार लिख लो। तो हमने साई स्क्वायर की जगह साई साई स्टार इसलिए किया ताकि जो हमारी साई की इमेजिनरी वैल्यूज हैं उनको हम रियल वैल्यूज में चेंज कर सकें। ठीक है, तो द प्रोडक्ट साई साई स्टार इज ऑलवेज रियल इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर साई इज रियल और इमेजिनरी। चाहे हमारा साई रियल हो चाहे हमारा इमेजिनरी हो, साई साई स्टार से हमेशा हमें रियल वैल्यू मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अगर हमें कोई साई ऐसा गिवन है तो a प्लस आई बी, तो अगर आप नॉर्मली इसका स्क्वायर करेंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं a प्लस आई बी का देखो साई हमारा ये दे रखा है। एक तो इन लाइनों से मैं बड़ी दुखी हो गई, जाने क्यों आ रही है। और अगर हम साई स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब क्या है, हमें a प्लस आई बी का स्क्वायर करना पड़ेगा। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे और जब इसका आंसर लेके आएंगे तो आई तो आएगा ही आएगा, और अगर आई आया तो इसका मतलब साई स्क्वायर हमारा इमेजिनरी आया, और हमें साई स्क्वायर रियल चाहिए क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल हमारी रियल होनी चाहिए। तो हम इसलिए हमने साई स्क्वायर न करके साई स्क्वायर को हम साई साई स्टार करेंगे। तो इसका तो साई हमारा a प्लस आई भी है तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस आई भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया ना कि आई से पहले जो साइन है हमें सिर्फ उसको उल्टा करना होता है। तो प्लस है तो हमने माइनस। अब इसका प्रोडक्ट हम देखेंगे, अब इसका प्रोडक्ट करेंगे a प्लस आई भी और a माइनस, तो आप देखेंगे सिर्फ a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, कहीं पर भी कोई आई नहीं आया। तो इसका मतलब ये रियल वैल्यू आई विच इज रियल। तो इफ साई इज रियल then psi is equal to psi star and the product will automatically be equal to psi square। और अगर हमारा साई रियल होगा तो रियल में तो साई जैसा होता है वैसा ही साई स्टार भी होता है, तो प्रोडक्ट हमारा हमेशा ही वो रियली मिलेगा हमें। तो इसलिए हम नॉर्मली जहां भी साई स्क्वायर लिखा है उसका मतलब ये होता है कि साई साई स्टार, बस वो अंडरस्टूड होता है। लिखते तो हम साई स्क्वायर ही है लेकिन उसका मतलब होता है कि साई साई स्टार। ठीक है, तो ये हमारा फिजिकल सिग्निफिकेंस था साई का। तो अपने आप में साई का सिग्निफिकेंस इतना नहीं है, लेकिन साई स्क्वायर का जो है वो सिग्निफिकेंस है, क्योंकि उससे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, उससे हमें वो पता चल पाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी देखा, आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन भी देखा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।